पीरियोडिक टेबल का रिवीजन शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आता है डोबेनाइनर ट्राइड्स। ठीक है, डोबेनाइनर ने क्या किया, सिमिलर एलिमेंट्स के तीन तीन के ग्रुप बना लिए, तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। और उसने क्या किया, तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया तो फर्स्ट और लास्ट वाला एलिमेंट यानी तीन का बनाया ग्रुप, तो फर्स्ट और लास्ट वाले ग्रुप का जो एटॉमिक मास था उसका एवरेज लिया, तो उसका एवरेज है ना उतना आया जितना बीच वाला जो मिडिल वाला था ना एलिमेंट उसका एटॉमिक मास था। जैसे समझो क्या किया उसने, जैसे उसने ट्राइड लिया सिमिलर एलिमेंट का, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम का ट्राइड लिया उसने, ठीक है। उसने क्या किया, लिथियम और पोटेशियम का एटॉमिक मास ले लिया 7+39, इसका एवरेज कर लिया 7+39/2 एवरेज हो गया ये इसका। और इसका एवरेज निकालने के बाद आया 23, तो उसने क्या बताया कि जो 23 है वो मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट आएगा, और सही निकला। सोडियम का एटॉमिक वेट एटॉमिक मास कितना होता है, वो 23 होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। इसने और भी बताया, जैसे कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम बताया, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बताया। क्या हुआ, जैसे क्लोरीन और आयोडीन का आप एटॉमिक मास का एवरेज लो तो वो ब्रोमीन के एटॉमिक मास के बराबर होता है। ठीक है, कैल्शियम और बेरियम का आप एटॉमिक मास का एवरेज लोगे तो वो स्ट्रोंशियम के एटॉमिक मास के बराबर होगा। ये स्टेटमेंट दी इसने। ठीक है, ये जो डोबेराइनर राइट्स है ये कुछ ही एलिमेंट्स के लिए लागू हो सका, इसलिए इसे फर्दर डिस्कार्ड कर दिया गया। इतनी बात क्लियर हुई। इसने क्या बनाए थे, राइट्स बनाए थे, और इसने सेंट्रल एटम का जो एटॉमिक मास है वो उतना होगा जितना साइड के दोनों एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास का एवरेज होगा। क्लियर बात। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स ने क्या बताया कि अगर एलिमेंट्स को आप एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो और उसके बाद में देखते हो कि जो आठवां एलिमेंट है, एट एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम गिवन वन इज सिमिलर इन प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट एलिमेंट, जो आठवां एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से अपनी प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, कैसे शो करता है, जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ तक 7 एलिमेंट हो गए। अब जो आठवां एलिमेंट है वो सोडियम है। सोडियम अपनी प्रॉपर्टीज किससे सिमिलर शो कर रहा है, वो लिथियम से शो कर रहा है, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम और आठवां एलिमेंट हो गया सोडियम, तो ये अपनी प्रॉपर्टीज लिथियम से शो कर रहा है, ये बताया न्यूलैंड्स ने। ठीक है, और जो ये सोडियम है, अब देखो सोडियम के बाद में अपन गिनते हैं 8 एलिमेंट्स तक, सोडियम 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक तो क्लोरीन आ गया, आठवां एलिमेंट आ गया पोटेशियम। अब जो पोटेशियम है, जो इस पहले वाली लाइन का फर्स्ट कौन सा है, सोडियम है ना, उससे अपनी प्रॉपर्टी सिमिलर शो करेगा। लिथियम सोडियम पोटेशियम ये तीनों अपनी सेम सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। इसका न्यूलैंड्स का कहने का मतलब ये है। अब न्यूलैंड्स ने क्या किया, जो इसके ये एलिमेंट्स थे इनको ये ज्यादा हेवियर एलिमेंट्स पे लागू नहीं कर पाया, मतलब ये जो कैल्शियम तक ही लागू हो पाया, यानी लाइटर एलिमेंट्स पे लागू हुआ। दूसरी बात, यहाँ पर कोई भी नोबल गैस नहीं है, जो नोबल गैस अगर आती तो वो फ्लोरीन के बाद में आती, नोबल गैस आती तो इसका आठवां एलिमेंट तो जो फर्स्ट वाले से फिर प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाता। तो यहाँ पर इसकी एक अच्छी बात ये रही कि नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हो पाई थी, इसने नोबल गैस यहाँ पे इंक्लूड नहीं की। अगर नोबल गैस यहाँ पे इंक्लूड हो जाती तो ये अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे शो नहीं कर पाता कि आठवां एलिमेंट फर्स्ट से अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इसने एक बात और करी, जो हिंदी स्वर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी, उसके अनुसार इसको अरेंज किया। देखो ये 7 स्वर है, 7 के बाद में आठवां वापिस सा आ जाता है, तो यानी फर्स्ट से अपनी प्रॉपर्टी सिमिलर कर रहा है, तो ये बताया न्यूलैंड्स ने। लोथल मेयर क्लासिफिकेशन, लोथल मेयर ने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में एक रिलेशन से ग्राफ बनाया, कर्व बनाया, और उससे उसने अपनी पीरियोडिक टेबल बताई। ठीक है, तो एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास में इसने ऐसा ग्राफ बना दिया, कुछ ऐसी लाइनें। ठीक है, इनमें क्या था, ये देखो ये लाइन है, इसकी पीक पोजीशन थी ना, उस पर लोथल मेयर ने क्या रखा, एल्कली मेटल्स को रखा। और इसकी जो डिसेंडिंग पोजीशंस थी, जो डिसेंडिंग पोजीशन या नीचे आने वाली पोजीशन, ये इस पे एल्कली अर्थ मेटल्स को रखा। एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सी है, बेरिलियम मैग्नीशियम वाली, बेटा मांगे कार स्कूटर वाली, है ना, तो वो है। और जो असेंडिंग पोजीशंस थी, असेंडिंग पोजीशन यानी ये वाली, ये जो पोजीशन है ये असेंडिंग पोजीशन है। ये इन असेंडिंग पोजीशंस पे इसने हेलोजन्स को रखा, FCl Br I, ठीक है, इनको। और जो यहाँ पे बॉटम पार्ट है इसका, इस बॉटम पार्ट पे इसने डी ब्लॉक एलिमेंट्स को रखा, ट्रांजिशन मेटल्स और कुछ मेटलॉइड्स को। ठीक है, अब ये जो लोथल मेयर है ना, ये एक प्रैक्टिकल यूटिलिटी शो नहीं कर पाता था लोथल मेयर कर्व, इस कारण इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, या तो इनकी पीक पोजीशन या डिसेंडिंग पोजीशन, कौन सी पोजीशंस पे कौन सी मेटल है, या ग्राफ किस किस के बीच में बना, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ बनाया गया लोथल मेयर का। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी उसका बेसिस था एटॉमिक मास। ठीक है, इसका लॉ क्या बोलता है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का, कि फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की, वो एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होती है, यानी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दी उसमें 7 तो हॉरिजॉन्टल रोज थी जिन्हें पीरियड्स बोला गया, हॉरिजॉन्टल रोज को, और 9 थी इसमें वर्टिकल कॉलम जिन्हें ग्रुप्स बोला गया। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोजले की है उसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिन्हें पीरियड्स बोला गया, और उसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जो ग्रुप्स हैं। ये बात समझ में आई, ये है मॉडर्न में। और मेंडलीव वाली में 7 हॉरिजॉन्टल रोज है जिन्हें पीरियड्स बोला, और 9 ग्रुप्स हैं इसमें। मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स उस टाइम डिस्कवर नहीं थे, उनको
प्रिडिक्ट कर दिया, जैसे गैलियम को एका एल्यूमिनियम बोला उसने, जर्मेनियम को एका सिलिकॉन, ठीक है, स्कैंडियम को एका बोरोन, ऐसे उसने एका शब्द लगा के इनको प्रिडिक्ट किया। ये पहले थे नहीं, इनको क्या क्या बोल दिया, एका एल्यूमिनियम दे दिया उसने, एका सिलिकॉन, एका बोरोन, एका मैग्नीज, ऐसे एलिमेंट्स दे दिए। ये इसकी बहुत अच्छी खूबी रही। इसकी डिमेरिट्स की बात करें तो ये हाइड्रोजन की पोजीशन को फिक्स नहीं कर पाया, यानी इसकी जो टेबल है उसमें हाइड्रोजन की पोजीशन अनसर्टेन है, ठीक है। दूसरा इसकी डिमेरिट है कि नो सेपरेट पोजीशन वर गिव आइसोटोप्स। जो आइसोटोप्स हैं उनको कोई सेपरेट पोजीशन नहीं दी। आइसोटोप को कैसे, इसकी टेबल थी एटॉमिक मास पे बेस। अब आइसोटोप्स के तो एटॉमिक मास अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कार्बन 12 ले लो, कार्बन 13, कार्बन 14, एक का मास 12 है, एक का 13, एक का 14, तो उनको कोई भी सेपरेट पोजीशन नहीं दी, एक जगह ही रख दिया। थर्ड इसका डिमेरिट था कि कुछ एनामेलस पेयर इसको मिले। अब एनामेलस पेयर इसने बेसिस क्या रखा, एटॉमिक मास। अब कुछ का एटॉमिक मास इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया ना, तो भाई कुछ का पहले एटॉमिक मास ज्यादा आ रहा है, बाद में कम आ रहा है। कुछ ऐसे पेयर्स रखे जिनको एनामेलस पेयर कहा, जैसे आर्गन पोटेशियम का है, ठीक है, टी टेल्युरियम आयोडीन का है, ठीक है, ऐसे इन्होंने रखा, थोरियम, प्रोएक्टिनियम, ठीक है, कोबाल्ट, निकिल, ये थे एनामेलस पेयर्स जो इसकी डिमेरिट थी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये दी थी मोजले ने, इसलिए इसको मोजले की पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे बेस्ड थी, ठीक है। इसका लॉ क्या है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 तो हॉरिजॉन्टल रोज थी जिन्हें पीरियड्स बोला, और 18 थी इसमें वर्टिकल कॉलम्स जिन्हें ग्रुप बोला। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 4 ब्लॉक्स हैं, एक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब ये एसपीडीएफ ब्लॉक है ना, ये कौन कौन से ग्रुप्स से रिलेटेड है उनकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप्स है ना, उसको बोलते हैं एस ब्लॉक। 3 से लेके 12 ग्रुप तक है वो सारे डी ब्लॉक हैं, और 13 टू 18 ग्रुप तक है वो पी ब्लॉक में आते हैं। जो आपका एफ ब्लॉक है ना, वो इसी थर्ड ग्रुप में है। देखो थर्ड ग्रुप एक लार्जेस्ट ग्रुप हो जाता है, उसमें देखो एफ ब्लॉक भी आते हैं और डी ब्लॉक भी आते हैं, ओके। कुछ जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पे इन ग्रुप्स जो पीरियड्स हैं उनको नाम दिया गया। थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट, उसे शॉर्ट पीरियड बोला। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट है, तो 18 एलिमेंट ज्यादा हो गए तो इसको लॉन्ग पीरियड बोला, और फिफ्थ पीरियड में भी 18 है तो भी लॉन्ग पीरियड रहा। अब देखो सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स है, 32 एलिमेंट्स हो गए तो ये वेरी लॉन्ग पीरियड बोल दिया इसको। और सेवेंथ पीरियड है ना, उसमें भी 32 एलिमेंट्स है। एनसीईआरटी में इसको इनकम्प्लीट पीरियड बोला हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है ना, वरना इसकी डिस्कवरी इसके एलिमेंट्स की हो चुकी है, सारी भर चुके हैं 32 एलिमेंट्स इसमें, ठीक है। जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है उनका नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। एनसीईआरटी में भी दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। इसमें उन एलिमेंट्स का अपन नोमेनक्लेचर करते हैं। कैसे करेंगे, इसके लिए आपको कुछ टर्म्स याद रखनी पड़ेगी, कुछ रूल्स हैं। 0 को अपन बोलते हैं नील, 1 को बोलते हैं अन, 2 को बोलते हैं बाई, 3 को ट्राई, 4 आए तो क्वाड लिखना है उसकी जगह, 5th आए तो पेंट, 6th आए तो हेक्स, 7 आए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए इन। देखो 9 के लिए इन का ध्यान रखना, E ENN, ठीक है, नॉन नहीं होगा, इसके लिए इन होगा। और इसके बाद में एक सफिक्स लगाया जाता है एलिमेंट के, वो होता है IUM, EM सफिक्स लगाया जाता है, ठीक है, IUM। अब देखो नाम कैसे लिखेंगे, जैसे 101 वाला एलिमेंट है उसका नाम लिखना है, तो एक के लिए क्या लिखोगे आप, एक के लिए अन लिखोगे, अन लिख दिया। फिर 0 है, उस 0 के लिए नील, दूसरा नील लिख दिया। फिर 1 है, उसके लिए 1 के लिए अन लिखोगे वापस, ठीक है, लास्ट में सफिक्स लगा दोगे IUM। इसका नाम हो गया अन, नील, अनियम, ठीक है। अब अन का ये देखो यू बड़ा ले लिया, नील से एन छोटा ले लिया, फिर यू आया था एक का तो उससे यू छोटा ले लिया, इसका सिंबल लिख देते इस प्रकार। और इसका अभी डिस्कवर कर लिया इसके नाम को, तो ये मेंडेलियम है, ठीक है, मेंडेलियम, ठीक है, MD से इसे बोले जाते हैं। 102 का नाम लिखोगे कैसे, 1 का नाम देखो 1 अन लिखते हैं UN, फिर 0 के लिए NIL लिखते हैं नील, ठीक है। 2 के लिए क्या लिखेंगे, देखो 2 के लिए बाई, तो बाई लिख दिया, ठीक है, और लास्ट में IUM सफिक्स लगा दिया, ओके, क्लियर बात। तो UNB ये नोबेलियम हो गया NO। 103 के लिए लिखो, 1 के लिए अन लिखते हैं, 0 के लिए नील लिखते हैं, 3 के लिए ट्राई लिखेंगे और IUM तो लगा देंगे लास्ट में, ठीक है। अब लास्ट में देखो इसमें आई आ रहा है तो IUM में से और ट्राई में से एक ही आई लिखते हैं। इतनी बात तो सिंपल सा रूल पता होगा ना ये तो। जैसे आप लिखो 1 के लिए लिखोगे तो 1 के लिए अन, फिर 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, फिर IUM सफिक्स लगा दो, ठीक है। तो ये भाई ये नाम भी याद रखने हैं तुम्हारे को, ठीक है। मेडलियम, नोबेलियम, लोरेंसियम, ठीक है, रदरफोर्डियम, रोवेनियम, सेर्बोनियम, बोरियम। फैमिली नेम ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स है जैसे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, इनका नाम इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कुछ दे रखा है जो एनसीईआरटी में, उसको अपन को देखना है। ग्रुप फर्स्ट को एल्कली मेटल्स बोलते हैं। एल्कली मेटल्स में क्या क्या आती है, लिथियम, सोडियम आ गया, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे आ गए एल्कली मेटल्स। ग्रुप
2 को क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये आ गए, ठीक है। ग्रुप 13 होता है बोरोन फैमिली, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, ये सारे, इंडियम, थेलियम, ये होते हैं बोरोन फैमिली। देखो बोरोन है तो बोरोन की पूरी फैमिली इसमें आ जाएगी, ग्रुप 13। ग्रुप 14 कार्बन फैमिली को बोलते हैं। ग्रुप 15 बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। जो नाइट्रोजन फैमिली है वो निक्टोजन्स होती है। अब निक्टोजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो गैसेस होती है ना, इनकी स्मेल चोकिंग स्मेल होती है, इस कारण इनको निक्टोजन्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन की सारी फैमिली होगी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ठीक है, ओके। ग्रुप 16 को ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, जो चैल्कोजेंस बोला जाता है, जनरली नेम इनका क्या होता है, चैल्कोजेंस, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलियम, ठीक है। ग्रुप 17 को हेलोजेंस बोलते हैं, ये FCl BrI होते हैं। और ग्रुप 18 है, उनको नोबल गैसेज आती है उसमें, ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है, जिनोन, रेडोन, ये सारी नोबल गैसेज है। तो ये इनके जनरल नेम आपको पता होने चाहिए। कई बार निक्टोजेंस दे रखा होता है, और निक्टोजेंस का मतलब होता है नाइट्रोजन फैमिली पूरी, चैल्कोजेंस का मतलब होता है ऑक्सीजन फैमिली, तो ऐसे ही पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में ये सारी चीजें दे रखी है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक के लिए। इससे क्या होगा, किसी भी एलिमेंट का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है S ब्लॉक के एलिमेंट का, तो उससे आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लिख सकते हैं। जैसे किसी एलिमेंट का S ब्लॉक का एलिमेंट है, उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कि सबसे पहले जो एलिमेंट है उससे पहले वाली इनर्ट गैस लिखनी है, प्रीवियस इनर्ट गैस, और NS1 से 2। अब देखो एल्कली मेटल्स के लिए NS1 आ जाएगा, और एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए NS2 हो जाएगा, 1 या 2, ठीक है। P ब्लॉक का होता है प्रीवियस इनर्ट गैस NS2 NP1 to 6। अब देखो 13 14 15 18 ग्रुप तक चलते हैं ना, तो 13 के लिए NP1, फिर NP2 हो जाएगा 14 के लिए, 15 के लिए NP3, ऐसे चलता रहता है। डी ब्लॉक के लिए प्रीवियस इनर्ट गैस NS0 1 या 2 हो सकता है, N-1 D 1 to 10 हो सकता है, ठीक है। एफ ब्लॉक के लिए अपन बात करें तो प्रीवियस इनर्ट गैस NS2 N-2 F 1 to 14, N-1 D 0 to 1, ठीक है, 0 या 1। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन में सीधा इनसे पूछा जा सकता है, या इनसे आप पता लगा सकते हैं कि कोई एलिमेंट है उसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है या नहीं दे रखा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट की बात करते हैं, इसके साथ में अपन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी देखने वाले हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट क्या है, टेंडेंसी ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स टू शिल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। मान लो आपके पास एक न्यूक्लियस है, उसकी में इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आता है, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आउटर टेस्ट इलेक्ट्रॉन अपन लाते हैं बाहर से, मान लो ये इलेक्ट्रॉन आउटर टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये लाया यहाँ पे, तो ये इनर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये क्या करेंगे, इस बाहर आउटर टेस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, और इसी रिपल्सन को आप शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलेंगे, जिसे सिग्मा से शो किया जाता है, यानी रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स आउटर टेस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इनर इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी है कि वो जो बाहर से अपन ने आउटर टेस्ट इलेक्ट्रॉन लाया है ना अपन ने, उसको ये रिपेल करेंगे। भाई नेगेटिव चार्ज, दोनों नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपल्सन पैदा करेंगे, और ये इसको बाहर धकेलने की कोशिश करेंगे, इस पर रिपल्सन लगाएंगे, ओके। ऑर्डर ऑफ शिल्डिंग फॉर डिफरेंट सबसेल ऑफ सेम सेल, तो सबसे ज्यादा शिल्डिंग होगी एस में, एस क्योंकि न्यूक्लियस के पास में, फिर पी, डी और एफ में, ठीक है, सबसे ज्यादा एस में, फिर पी में, फिर डी में, और सबसे कम एफ में शिल्डिंग होती है, ठीक है। अपन पढ़ेंगे डी और एफ में पुअर शिल्डिंग के कारण कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है साइज में, वो चीज भी अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब स्किनिंग इफेक्ट देख लिया, अब क्या होता है कि इसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं। भाई रिमेनिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन टेस्ट इलेक्ट्रॉन आफ्टर शिल्डिंग, इस इलेक्ट्रॉन पे शिल्डिंग हो गई, उसके बाद में कितना अट्रैक्शन बचा इस न्यूक्लियस का। भाई न्यूक्लियस तो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, पर ये जो बाहर वाले, जो इनर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहे हैं, रिपल्सिव कर रहे हैं, पर रिपल्सन करने के बाद में कितना ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाता है, उसे बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्ट, ठीक है। यानी रिमेनिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन टेस्ट इलेक्ट्रॉन आफ्टर शिल्डिंग। तो जेड इफेक्ट को कैसे निकालेंगे, जेड इफेक्ट बराबर जेड यानी न्यूक्लियस का पावर माइनस सिग्मा, सिग्मा है शिल्डिंग इफेक्ट, ठीक है, ओके। अब एक जनरल चीज बता देता हूं कि अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं आप पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा, और टॉप टू बॉटम जाएंगे यानी ऊपर से नीचे जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, तो जेड इफेक्ट कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये जनरली एसपीडीएफ सारे ब्लॉक्स के लिए अलग अलग होगा, और यहाँ पे जनरल चीज आपको एनसीईआरटी में यही लिखा है कि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा, और टॉप टू बॉटम जाओगे तो जेड इफेक्ट कांस्टेंट रहेगा। अगर देखो इस जेड इफेक्ट और जेड माइनस सिग्मा वाले रिलेशन से देखो, अगर आप ये शिल्डिंग इफेक्ट कम करते हो, यानी सिग्मा माइनस कर रहे हो, तो सिग्मा कम माइनस कर रहे हो, तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो मतलब क्या होता है, अगर शिल्डिंग कम करते हो तो जेड इफेक्ट बढ़ता है, ओके। कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं। देखो जो अभी अपन ने पढ़ा जेड इफेक्ट और शिल्डिंग इफेक्ट, ठीक है, तो शिल्डिंग की बात कर रहे थे अपन, सबसे कम शिल्डिंग किस में होगी, डी और एफ में होगी ना, डी और एफ में होगी, उस कारण उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और साइज में
कुछ अदला बदली चेंज हो जाएगा साइज में, ठीक है, साइज का कॉन्ट्रैक्शन होगा, मेन बात ये होगी। तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो ये किसके कारण होता है, ये 3D इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शिल्डिंग के कारण होती है। अपन ने देखा कि शिल्डिंग पावर क्या होती है, एस की सबसे ज्यादा, फिर पी की, और डी और एफ की तो बहुत कम शिल्डिंग पावर होती है, यानी पुअर शिल्डिंग किसकी होती है, डी और एफ की होती है, ठीक है, इतनी बात क्लियर। और सिग्मा की बात करें, सिग्मा क्या है, शिल्डिंग इफेक्ट वही है, तो डी का और एफ का कम होता है। तो ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स के कारण ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसकी डिटेल में अपन चैप्टर में चर्चा करेंगे, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पढ़ेंगे ना, वहां पे इनको डिटेल में देखेंगे। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसके कारण होते हैं, जो 4f इलेक्ट्रॉन्स है उसकी पुअर शिल्डिंग के कारण। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है जो 5f इलेक्ट्रॉन है उनकी पुअर शिल्डिंग के कारण। अब देखो 3D 4f और 5f तीनों में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और पुअर शिल्डिंग हो रही है, पर किस में ज्यादा पुअर शिल्डिंग हो रही है, रेस्पेक्टिवली बात करें तो 3D में ज्यादा शिल्डिंग होती है, फिर 4f में, और फिर 5f में कम, ठीक है, ये चीज समझ में आई। एटॉमिक साइज की बात करते हैं, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वंडरवाल रेडियस की बात करें, एनसीईआरटी में ये चीज भी दे रखी है। तो इनमें एक रिलेशन दे रखा है कि किसकी ज्यादा होती है और किसकी कम होती है। तो जो वंडरवाल रेडियस होती है वो ज्यादा होती है, फिर उससे कम होती है मेटेलिक रेडियस, और सबसे कम होती है कोवेलेंट। अब देखो यहाँ पे कोवेलेंट कम कैसे है, देखो मेटल्स की ये है ना, बहुत पास पास है एटम्स, यहाँ पे थोड़ा दूर, यहाँ पे बहुत ही दूर दूर है वंडरवाल में, ठीक है। तो रेडियस अपन कैसे मापते हैं, जो दोनों सेंटर्स के बीच में जो न्यूक्लियस है ना, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में जो दूरी है उसका हाफ कर दोगे तो वो आपकी रेडियस आ जाती है। अब इसमें क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन आता है इसका कि साइज किस में ज़्यादा है किस में कम है, केटाइन एनाइन या ब्लॉक्स में साइज पूछी जाती है। तो जनरली एक चीज़ आप याद रखना, साइज का रिलेशन जेड इफेक्ट के साथ सीधा होता है। अगर जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज घटेगी, जेड इफेक्ट बढ़ेगा साइज घटेगी, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे साइज बढ़ेगी। दो चीज बोलिए, जेड इफेक्ट बढ़ेगा साइज घटेगी, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे साइज बढ़ेगी, ठीक है। अगर पीरियोडिक टेबल में अपन बात करें लेफ्ट टू राइट की, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्ट बढ़ता है, जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज घटेगी, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जेड इफेक्ट कांस्टेंट रहता है टॉप टू बॉटम, तो पर क्या होता है वहां पे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाती है। अगर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है तो साइज क्या होगी, बढ़ेगी। अब अपन आयनिक रेडियस की बात कर ले, यानी आयनिक रेडियस यानी कोई भी मेटल है वो आयनिक फॉर्म में M प्लस या M- के रूप में। तो सीधी सी बात याद रखना, अगर आयनिक साइज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज उतनी ज्यादा बढ़ेगी, अगर पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा, ठीक है, जितना कम होगा साइज उतनी ज्यादा बढ़ेगी। यानी पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ा तो साइज घटेगी, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा साइज बढ़ेगी, ठीक है। ओके, इतनी बात क्लियर। तो केटाइन की साइज की बात कर लेते हैं, अगर M है, M प्लस है, M2 प्लस है, M3 प्लस है, तो देखो पॉजिटिव चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, यानी यहाँ पे 3 प्लस चार्ज है, यहाँ पे +1 चार्ज है, और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। देखो सिंपल, अगर किसी स्पीसीज केटाइन पे चार्ज नहीं है और किसी पे प्लस चार्ज है तो भाई वो जिस पे चार्ज नहीं है वो तो उससे ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो M की साइज ज़्यादा बड़ी, फिर M प्लस की, फिर 2M प्लस की, फिर M3 प्लस की, ऐसे किसी भी मेटल पे आप लगा पाओगे, ठीक है। एनाइन की साइज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा उतनी ही बड़ी साइज होगी उसकी, ठीक है, जैसे M-, फिर M2-, फिर सबसे बड़ी M3-। ओके, क्लियर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में अपन साइज की बात करते हैं। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगी। अब मेन कॉन्सेप्ट क्या है, जो साइज होती है वो जेड इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और जेड इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज के सीधा प्रोपोर्शनल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, और नेगेटिव चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्ट। अब देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज कैसे, जैसे मैग्नीशियम 2 प्लस, सोडियम प्लस, F-, O2- और N3- है। यहाँ पर आप देखो मैग्नीशियम में 12 प्रोटोन है और 10 इलेक्ट्रॉन, सोडियम में 11 प्रोटोन है, 10 इलेक्ट्रॉन, F-, फ्लोरीन माइनस में 9 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, और इनमें प्रोटॉन अलग अलग है, ठीक है। आप इनकी साइज देखो ना, सबसे पहले एक तरीका बता देता हूं, जिसमें जितने कम प्रोटॉन होंगे उसकी साइज उतनी ही ज्यादा होगी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज की बात कर रहा हूं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में जिसमें प्रोटॉन जितने कम उसकी साइज उतनी ही ज्यादा। ये तो है एक आपका तरीका करने का, या आप कॉन्सेप्ट से करना चाहो तो देखो यहाँ पर 12 है प्रोटॉन और 10 है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे 12 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये 12 प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है और 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये 12 है और नेगेटिव है 10, तो इसको अच्छी तरीके से कवर कर पाएगा, यानी साइज को कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। अब देखो 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन, तो थोड़ा लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन को, तो साइज बढ़ जाएगी। फिर 9 ही प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो ये साइज और बड़ी एक्सपेंड कर लेंगे। यहाँ पे तो 8 ही प्रोटॉन है, 8 ही पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये और थोड़ा एक्सपेंड कर जाएगा। और यहाँ तो प्रोटॉन सेव ही नहीं है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये साइज और भी बड़ी कर जाएगा, ठीक है। मतलब समझो, अगर इसका कॉन्सेप्ट देखना चाहते हो यही कॉन्सेप्ट है कि साइज बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, जब आपका प्रोटॉन बहुत कम होगा। प्रोटॉन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर भाग जाएंगे, क्योंकि प्रोटॉन क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखता है। अब जब वो लूज करेगा तो साइज बढ़ जाएगी ना, ठीक है। या आप जेड इफेक्ट से निकाल सकते हो, ठीक है।
ये भी बात हो गई। यानी जेड इफेक्ट अगर बढ़ेगा साइज घट जाएगी। और जेड इफेक्ट कब बढ़ता है? जब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो, यानी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तब जेड इफेक्ट बढ़ेगा, और जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज घटेगी, यानी मैग्नीशियम प्लस की साइज कम है और N3 माइनस की ज़्यादा हो गई। ठीक है, इतना बात क्लियर। कुछ लाइन्स और बता देता हूँ एनसीईआरटी की, कि जो रेडियस को अपन मापते हैं ना, वो किसी इंडिविजुअल एटम में नहीं मापते। मैंने पहले बताया कि दो एटम्स लेंगे, उनके न्यूक्लियस के बीच की दूरी का हाफ कर लेते हैं, वो रेडियस होती है। ठीक है, रेडियस इज ऑलवेज मेजर्ड इन बॉन्डेड स्टेट, सिंगल एटम में इसको माप नहीं सकते। ओके, क्लियर बात। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की साइज की बात कर लेते हैं, पूरे एलिमेंट्स की साइज की बात कर लेते हैं। अगर एस ब्लॉक में आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज घटेगी, और टॉप टू बॉटम जाते हैं साइज बढ़ेगी। मतलब कहने का क्या है, अगर लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम की नीचे आ जाते हैं आप टॉप टू बॉटम लिथियम से सीजियम तक, तो साइज बढ़ेगी, यानी लिथियम की साइज कम होगी और सीजियम की साइज ज़्यादा होगी। ठीक है, वैसे बेरिलियम की साइज कम, बेरियम की ज़्यादा, स्ट्रोंशियम की। ठीक है, इस प्रकार आप साइज को देख लोगे। ओके, लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज कम होती है, लिथियम की साइज ज़्यादा होगी, बेरिलियम की कम होगी। ठीक है, सोडियम की ज़्यादा होगी, मैग्नीशियम की कम होगी। ओके, अब एक इनमें ये चीज तो आपको पता हो गई। अब एक इनमें पूछा जाता है कि लिथियम बेरिलियम सोडियम मैग्नीशियम सबकी कंबाइन साइज बताओ एस ब्लॉक में। सारे एलिमेंट्स को एक साथ करके पूछ सकता है कि किसकी ज्यादा है किसकी कम, इनका आयनिक फॉर्म भी पूछ सकता है। तो इसके लिए एक ट्रिक बनाई हुई है। सबसे पहले आप एलिमेंट्स लिख लो, एल्कली मेटल एल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों को लिख लिया, और पहले तो एम बनाओगे, ऐसे एम बनाओगे, फिर एन बनाना है, ये एन बनाओगे, पहले एम बनाएगा ये, और फिर एन बनाना है, ऐसे कैसे। ठीक है, तो साइज देखो, सबसे कम होगी बेरिलियम की, फिर लिथियम की ज़्यादा उससे, फिर लिथियम से ज़्यादा मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम से ज़्यादा सोडियम की, सोडियम से ज़्यादा कैल्शियम की, कैल्शियम फिर स्ट्रोंशियम की ज़्यादा, फिर बेरियम की उससे ज़्यादा, बेरियम से ज़्यादा पोटेशियम की, फिर रुबिडियम की उससे ज़्यादा, और सीजियम की सबसे ज़्यादा साइज हो जाएगी। ठीक है, ये ऑर्डर मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर ये तो नॉर्मल स्टेट में तो ये बात होगी। अगर इनकी आयनिक फॉर्म की बात करें, लिथियम +1 सोडियम +1 बेरिलियम +2 मैग्नीशियम +2 कैल्शियम +2 इनकी बात करें +2 में, तो साइज में वही ऑर्डर प्लस ये देखो एम और एन बनाना है, पर एक हल्का सा चेंज कर देना। जो लिथियम +1 है ना, लिथियम +1 उसकी साइज मैग्नीशियम से ज्यादा होगी। सिंपल में अपन ने मैग्नीशियम की साइज ज्यादा रखी है। अगर आयनिक फॉर्म आ जाए तो आपको क्या करना है, ओनली इस लिथियम को मैग्नीशियम की जगह कर देना है, मैग्नीशियम को लिथियम की जगह, यानी लिथियम की साइज ज्यादा हो जाएगी और मैग्नीशियम की कम हो जाएगी साइज। ठीक है, इतनी सी बात। और सिंपल में मैग्नीशियम की ज्यादा होती है लिथियम से। क्लियर बात। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में साइज की बात करें तो देखो, जो 14 15 16 17 और 18th ग्रुप है ना, उनमें साइज बिल्कुल सिंपल ऑर्डर चलेगा, यानी टॉप टू बॉटम जाओगे साइज बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम जाओगे साइज बढ़ेगी। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाओगे साइज घटेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर। ये 18th जो गैसेज है, इनर्ट गैसेज, इनमें वंडरवाल रेडियस लगती है, इनकी बात अलग होगी। ठीक है, लेफ्ट टू राइट में बात करें तो वंडरवाल गैसेज को छोड़कर हेलोजेंस तक साइज क्या होती है, लेफ्ट टू राइट साइज करेंगे घटेगी। ठीक है, वंडरवाल रेडियस तो भाई मेटेलिक रेडियस और जो आयनिक रेडियस वगैरह सारी है ना, इनसे बड़ी होती है वंडरवाल रेडियस, वो तो सबसे पहले वाले लेक्चर में ही बता चुका था मैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेन बेसिस चीज क्या है कि जो 13th ग्रुप है उसकी साइज में डिफरेंस हो जाता है, साइज में बहुत बड़ा चेंज हो जाता है 13th ग्रुप में। और ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन एल्यूमिनियम और गैलियम में होता है। वो कैसे होता है उसके बारे में देखो। जो एल्यूमिनियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या लिखोगे, प्रीवियस इनर्ट गैस नियोन है 3s2 3p1। ठीक है, गैलियम का हो जाएगा ऑर्गन 3d10 4s2 4p1। इतनी बात के लिए। अब देखो आप एल्युमिनियम से गैलियम पर आ रहे हैं, एल्युमिनियम से गैलियम पर आ रहे हैं, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3s2 3p1 4s2 4p1, इसके साथ में 3d10 डी के 10 इलेक्ट्रॉन भी आ गए, डी के 10 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाते हैं। और डी के 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो मैंने क्या बताया था, जो है डी है, डी की क्या होती है, पुअर सिल्डिंग होती है। तो 10 डी के इलेक्ट्रॉन आ गए तो 3d के 10 इलेक्ट्रॉन्स की पुअर सिल्डिंग होगी, और पुअर सिल्डिंग होगी तो जेड इफेक्ट क्या हो जाएगा, जेड इफेक्ट सिल्डिंग के इनवर्स होता है ना, यानी सिल्डिंग होगी तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा। यही बात है कि जेड इफेक्ट बराबर जेड माइनस सिग्मा होता है। सिग्मा अगर बढ़ेगा तो जेड इफेक्ट घटेगा, जेड इफेक्ट बढ़ेगा सिग्मा घटेगा, मतलब ये है। तो पुअर सिल्डिंग हो रही है, मतलब सिल्डिंग कम हो रही है, तो जेड इफेक्ट यहाँ पे बढ़ेगा। और मैंने क्या बताया था, जेड इफेक्ट अगर बढ़ता है तो साइज में कमी लाता है, कॉन्ट्रेक्शन लाता है। ठीक है, जेड इफेक्ट मतलब क्या है कि जो जेड इफेक्ट वो है कि जो पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी ओर अट्रैक्शन करता है, तो साइज में क्या होती है, कमी हो जाती है ना, वही चीज है जेड इफेक्ट। तो साइज कम होगी, साइज कम किसकी होगी, गैलियम की। भाई बढ़नी चाहिए, एल्युमिनियम से गैलियम तक जाएंगे टॉप टू बॉटम बढ़नी चाहिए, पर यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन 3d के आगे, उसके कारण पुअर सिल्डिंग के कारण इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, जिसके कारण साइज कम हो जाती है। तो इसकी साइज का ऑर्डर क्या हो जाता है, पहले बोरोन फिर गैलियम आ जाता है। एल्युमिनियम की साइज, जो गैलियम है उसकी साइज एल्युमिनियम से भी कम हो जाती है, उसके बराबर रह जाती है, बराबर या कम बोलते हैं। ठीक है, फिर इंडियम थैलियम, ये तो सिंपल ऑर्डर रह जाएगा। यहाँ पे साइज में चेंज किस में आता है, एल्युमिनियम और गैलियम में। गैलियम की साइज बहुत कम हो जाती है, बढ़ना चाहती है पर बढ़ नहीं पाती, क्यों, 3d के पुअर सिल्डिंग के कारण। ओके,
डी ब्लॉक में साइज की बात कर लेते हैं। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना भाई, इनमें साइज का वेरिएशन बहुत कम होता है। इस कारण इनका एलॉय फॉर्मेशन वगैरह में यूज किया जाता है। ये पढ़ा होगा, एनसीईआरटी की लाइन है ये, ठीक है। डी ब्लॉक में देखो लेफ्ट टू राइट अगर बात करें, लेफ्ट टू राइट बात करते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसमें एक चीज याद रखना, फेकोनी, फेकोनी की साइज लगभग बराबर हो जाती है आयरन, कोबाल्ट और निकल की, तीनों की साइज लगभग बराबर होती है। क्या कारण है कि इनमें जेड इफेक्ट और जो सील्डिंग इफेक्ट है दोनों की पावर सेम हो जाती है लगभग, ठीक है। अगर अपन बात करें स्कैंडियम से क्रोमियम तक, स्कैंडियम से क्रोमियम तक जेड इफेक्ट डोमिनेटिंग रहता है शील्डिंग से, तो जेड इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो साइज घटेगी, यानी स्कैंडियम की साइज ज्यादा, फिर टाइटेनियम की, फिर वेनेडियम की कम, फिर क्रोमियम की उससे कम, ठीक है। मैग्नीज की साइज क्रोमियम से भी ज्यादा और आयरन से भी ज्यादा हो जाती है। ये एक्सेप्शनली बढ़ती क्यों है, क्यों बढ़ेगी, क्योंकि मैग्नीज है वो 3D5 कॉन्फ़िगरेशन है, यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इस कारण इसमें वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। और वीक अगर मेटेलिक बॉन्डिंग हो रही है, वीक हो रही है, तो पैकिंग लूज होगी, और पैकिंग अगर लूज हो रही है, यानी पैकिंग अगर लूज हो रही है, पैकिंग लूज है, तो भाई क्या होगी, साइज इसमें इंक्रीज हो जाएगी। इतनी बात क्लियर, ओके। अब देखो कॉपर और जिंक की बात कर लेते हैं। अगर कॉपर से जिंक की ओर जाते हैं तो सील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, सील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, जेड इफेक्ट कम होता है। जेड इफेक्ट अगर कम होगा तो साइज बढ़ेगी, तो जिंक की साइज बढ़ जाती है। ये तो रहा लेफ्ट टू राइट जाने का सारा मामला। डी ब्लॉक में अपन बात करें टॉप टू बॉटम की, तो टॉप टू बॉटम ओनली एक चीज याद रखना कि जो थर्ड ग्रुप होता है ना, स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम वाला, उसमें टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ती है, ठीक है सर, बढ़ेगी। स्कैंडियम, फिर उससे ज्यादा इथेरियम, फिर लेंथेनम की, ठीक है, यानी 3D की साइज ज्यादा, फिर 4D की, उससे ज्यादा 5D की। अगर फोर्थ टू ट्वेल्थ ग्रुप की बात करें तो इसमें 4D की साइज 5D के बराबर हो जाती है, 3D की तो कम है, 3D से ज्यादा 4D की, और 4D की और 5D की साइज बराबर हो जाती है। यानी टाइटेनियम की बात करें, टाइटेनियम से ज्यादा जर्कोनियम की, और जर्कोनियम और हाफ नियम की, ये बराबर हो गई, फोर्थ ग्रुप है ना ये। तो जर्कोनियम और हाफ नियम की साइज बराबर है, यानी 4D की और 5D की सीरीज की साइज बराबर रहती है। अब इसका कारण क्या है, क्योंकि देखो जर्कोनियम से हाफ नियम में आओगे आप, ठीक है, साइज बराबर है। क्यों, देखो लेंथेनम से आप जा रहे हो कहां पे, हाफ नियम, तो ये 57 पे है और ये 72 पे है। अगर हाफ नियम में आते हो ना तो आपके पास 14 4f इलेक्ट्रॉन आते हैं, और 4f की क्या होती है, पुअर सील्डिंग। और मैंने पहले भी बताया कि जिसकी सील्डिंग पुअर उसका जेड इफेक्ट ज्यादा, और जेड इफेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है साइज के। जेड इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो साइज घटेगी, यानी यहां पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ये चीज मैंने पी ब्लॉक में भी अभी आपको बताई है कि साइज में ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, ये 3D इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है पी ब्लॉक में, ठीक है, एल्युमिनियम और गैलियम का। और यहाँ पे जर्कोनियम हाफ नियम की साइज बराबर हो जाती है, ये किस कारण होती है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि लेंथेनॉइड है ना ये, ओके, इतनी बात क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जर्कोनियम और हाफ नियम की साइज बराबर क्यों रहती है, क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि 14 4f इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाते हैं, और 4f इलेक्ट्रॉन्स की, f इलेक्ट्रॉन्स की पुअर सील्डिंग होती है। सील्डिंग का पावर पता है ना, सबसे ज्यादा सील्डिंग किसमें, s में, फिर p में, और d और f में बहुत पुअर सील्डिंग होती है, ओके क्लियर। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में साइज की बात करें तो जनरली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटेगी। यानी जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये लिख रखे हैं मैंने, ठीक है, सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक, ठीक है। इसको किस किस तरीके से मैंने याद करा, सेना पर नदपम सम यू गड़ गया तब ड्राई हो और तुम ये भी लूटो, इस प्रकार से मैंने याद कर रखा है। उस चीज में देखो, इसमें लेफ्ट टू राइट जा रहे हो साइज घट रही है, यानी सीरियम की साइज ज्यादा होगी और ल्यूटेशियम की कम होगी। पर एक चीज याद रखना, अगर सिंपल चीज है इसमें, तो जो ईयू है उसकी साइज, इसकी साइज सबसे ज्यादा हो जाती है। क्यों, यूरोपियम की साइज ज्यादा हो जाती है, क्यों, क्यों, इसमें 4f जो F7 है वो होता है, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड हो जाएगा। हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, और हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होती है, लूज पैकिंग। लूज पैकिंग क्यों होगी, क्योंकि इसमें जो मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं वो वीक होते हैं, ठीक है। इस कारण अगर मेटेलिक बॉन्ड्स ही वीक होंगे तो पैकिंग लूज होगी, लूज पैकिंग होगी तो साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, साइज बड़ी हो जाएगी। तो यूरोपियम की साइज सीरियम से भी बड़ी हो जाती है, तो इसमें ये ऑर्डर चलेगा। इसके अलावा और किसी की साइज में कोई चेंज नहीं होता, लेफ्ट टू राइट जाओगे साइज घटेगी, बस यूरोपियम की साइज बड़ी होती है सीरियम से, ठीक है, इतनी बात क्लियर सर। अगर आयनिक फॉर्म की बात करें, मोस्ट स्टेबल आयनिक फॉर्म इसकी M+3 होती है, यूरोपियम +3, सीरियम +3, ठीक है, ये होती है ल्यूटेशियम +3 वाली। तो अगर आयनिक फॉर्म की बात करें तो आप इसमें लेफ्ट टू राइट जाओ, कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज घटेगी, यानी सीरियम प्लस की साइज बड़ी होगी, ल्यूटेशियम की छोटी होगी, और जो यूरोपियम है वो अपनी उसी जगह पे रहेगा जहां पर ये इसे होना चाहिए। सिंपल तरीके से रहता है, कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, यूरोपियम आगे नहीं आएगा साइज में, बड़े नहीं होगी इसकी। ये कौन सी स्टेट है इसकी, +3 वाली, यानी सीरियम +3 हो गया, ये +3 वाली स्टेट है, लिख देता हूं यहाँ पे, ये +3, ओके, इतनी बात क्लियर। इसमें जो अपन बात करें कि क्या इनमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है, हाँ, क्योंकि 4f इलेक्ट्रॉन है तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। पर इसमें वही बात है कि साइज घट रही है तो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन होता जा रहा है, घट रही है साइज, ठीक है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसमें इसमें भी लगेगा, सिंपल स्टेज में M में, और M+3 इस स्टेज में भी इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, ओके क्लियर बात। एफ ब्लॉक के सारी एलिमेंट्स की साइज का पता चल गया, आयनिक फॉर्म में भी पता चला और सिंपल फॉर्म में भी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं
मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड एटम। इसमें ध्यान क्या रखना है, जो आपने एटम लिया है वो गैसियस फेज में होना चाहिए, आइसोलेटेड एटम होना चाहिए, ठीक है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन हो मोस्ट लूजली बाउंडेड होना चाहिए। उसको निकालने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी दी जानी चाहिए उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। जैसे एक्स कोई एटम है, ये आइसोलेटेड है, एक एटम है, ठीक है, गैसियस फेज में है, ठीक है, इसमें से लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, इसमें से अपन एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, -1 इलेक्ट्रॉन करते हैं तो ये एक्स प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आता है, पहला टाइप का क्वेश्चन होता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी लगातार आप किसी में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, किसी एक स्पीसीज में से ही, तो उससे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी बनती है। कैसे, जैसे एम कोई मेटल है, ठीक है, एम गैसियस फेज में है, आइसोलेटेड एटम है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला, IE1 होगी इसकी, ठीक है, ये एम प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब इस एम प्लस को, एम प्लस से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये IE2 हो जाएगी और ये M+2 में कन्वर्ट हो गया। अब M+2 से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दो तो फिर कितनी एनर्जी, IE3 एनर्जी दी, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी 3, तो M3+ बन गया। तो ये अपन बोल सकते हैं कि IE1, IE2, IE3 एक सक्सेसिव मैनर बन गया ना, इसमें ये इसके बाद में ये इसके बाद में ये, तो इसमें ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज हैं। इसमें अपन बात करें कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना सक्सेसिव, वो बढ़ती ही जाती है, कभी घटती नहीं है, यानी IE1 से हमेशा IE2 ज़्यादा होगी, IE2 से हमेशा IE3 ज़्यादा होगी, यानी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का ये ऑर्डर रहता है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के लिए। फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, पहला फैक्टर है साइज की बात करते हैं। किसी भी एलिमेंट मेटल की साइज जितनी ज़्यादा होगी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी, यानी आयनाइजेशन एनर्जी साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ही क्या है कि कोई गैसियस आइसोलेटेड एटम है, उसमें से लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को अपन को निकालना है। अगर साइज बड़ी होगी, देखो साइज बड़ी है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना भाई आसानी से निकाल पाओगे उसमें से इलेक्ट्रॉन आप, तो आयनाइजेशन एनर्जी उसकी साइज बड़ी है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, यानी कम एनर्जी देके ही आप इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे। ओके, क्लियर बात। सेकंड, जेड इफेक्ट की बात करते हैं। जेड इफेक्ट क्या होता है, जेड इफेक्ट होता है कि जो प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन पे, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे कितना अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, नेट अट्रैक्शन फोर्स है ये, ठीक है। तो नेट अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा, यानी देखो ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी ना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इसलिए जितना ज्यादा जेड इफेक्ट, आयनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड इफेक्ट। अब सिग्मा की बात कर लेते हैं, ठीक है, सिग्मा शिल्डिंग इफेक्ट है ये, ठीक है। शिल्डिंग का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स आउटर टेस्ट चार्ज पे कितना रिपल्शन शो कर रहे हैं, वही शिल्डिंग होता है। तो जितना ज्यादा रिपल्शन होगा, जितना ज्यादा शिल्डिंग होगा, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी, क्योंकि वो पहले इलेक्ट्रॉन दूर भगा रहे हैं, शिल्डिंग कर रहे हैं, रिपल्शन कर रहे हैं, तो उसको निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपन स्टेबल कॉन्फिगरेशन, जिस भी एलिमेंट का स्टेबल कॉन्फिगरेशन है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। स्टेबल कॉन्फिगरेशन क्या होता है, या तो फुल फिल्ड हो या हाफ फिल्ड। जैसे अपन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में देखें, नाइट्रोजन 2p3 होता है कॉन्फिगरेशन, और ऑक्सीजन का देखें तो लास्ट कॉन्फिगरेशन क्या होगा, वैलेंस शेल वाला 2p4 होगा। तो यहाँ पे देखो p3 है और ये p4 है। अब p3 क्या है, p3 तो हाफ फील्ड है ना, और p4 नहीं है हाफ फील्ड। फुल फील्ड क्या होता है, p6 होगा। जब p3 तो क्या है, हाफ फील्ड, तो हाफ फील्ड की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, यानी नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। इंपॉर्टेंट फैक्टर है पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा होगी, जो न्यूक्लियस के ज्यादा पास में है, जैसे एस की ज्यादा, फिर पी की, फिर डी की, और सबसे कम एफ की होती है। इसका भी एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे बेरिलियम और बोरोन है, ठीक है। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, 2s2 है, और बोरोन का 2s2 2p1, p1 है ना फाइनल कॉन्फिगरेशन में, लास्ट में वैलेंस शेल में 2s2 2p1। अब देखो यहाँ पे सेल पेनिट्रेशन किसका ज्यादा है, p का ज्यादा है, s का ज्यादा है, तो s का ज्यादा है तो बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। जैसे मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में अपन बात करें तो ये एल्युमिनियम तो p1 है और मैग्नीशियम s2 है, तो मैग्नीशियम में तो s लग रहा है ना पेनिट्रेशन में, तो s की पेनिट्रेशन ज्यादा होती है, p की कम होती है, s की ज्यादा है, तो मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, ठीक है। यानी जितनी ज्यादा पेनिट्रेशन पावर, आयनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो ये फैक्टर्स समझ में आए आपको। आयनाइजेशन एनर्जी का इंपॉर्टेंट ऑर्डर है और ये ऑर्डर याद रखना क्योंकि एग्जाम में हर बार आता है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी का अपन देखते हैं, पहले फैक्टर अफेक्टिंग देख लिया ना, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो। अब उनका अपन ऑर्डर देख लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सब के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, कॉन्फिगरेशन से बता देता हूँ सही तरीके से, ठीक है। देखो NS1 से ज्यादा NP1 होगा और NP1 से ज्यादा NS2 होगा। देखो NP1 और NS2 में क्या फैक्टर लग रहा है, पेनिट्रेशन पावर का, क्योंकि S की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, ठीक है। फिर NP2, फिर NP4 और NP3 का देख लो, NP3 ज्यादा हो गया आयनाइजेशन एनर्जी, क्यों, क्योंकि NP3 हाफ फील्ड है
पहले बता चुका ये चीज। तो हाफ फील्ड की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि स्टेबल कॉन्फिगरेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी Np3 में, ठीक है। फिर Np5 Np6, ये ऑर्डर याद रह जाएगा। इससे अब आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन के लिए लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, लिख लो इसका। लिथियम का 2s1, बेरिलियम का 2s2, बोरोन का 2p1, कार्बन का 2p2 और नाइट्रोजन का 2p3, ऑक्सीजन का 2p4, फ्लोरीन का 2p5 और नियोन का 2p6। अब यहाँ से NS1 NP1 से इस हिसाब से लगा लो, देख लो इसको। लिथियम से ज्यादा बेरिलियम की, ठीक है। बेरिलियम और बोरोन में देख लो, इसका 2s2 है बेरिलियम का और बोरोन का 2p1 है, तो किसकी ज्यादा होगी? बेरिलियम की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2s2 है, पेनिट्रेशन पावर लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज ओनली इन दो में आएगा। कौन कौन से में आएगा चेंज? या तो बेरिलियम बोरोन वाले में आएगा या नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाले में, वरना सबकी इंक्रीजिंग होगी, ठीक है। वैसे ही आप सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के लिए कर सकते हो। यहाँ पे देखो चेंज होगा, मैग्नीशियम एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की ज्यादा होगी एल्युमिनियम से। क्वेश्चन यहीं पे आता है जहां पे पॉइंट लगा रहा हूं। या आप देख लो फास्फोरस और सल्फर की, ठीक है। ये 4 पॉइंट है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। बेरिलियम की ज्यादा है बोरोन से, नाइट्रोजन की ज्यादा है ऑक्सीजन से। क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा। मैग्नीशियम की ज्यादा है एल्युमिनियम से और फास्फोरस की ज्यादा है सल्फर से। ये 4 पॉइंट है, इन चार एलिमेंट्स में से आएगा, 8 एलिमेंट्स में से, ठीक है। ब्लॉक वाइज आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। एस ब्लॉक की आयनाइजेशन एनर्जी देखो, जनरल ट्रेंड क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है पीरियोडिक टेबल में। अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम डिक्रीज क्यों होगी? क्योंकि टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। क्यों कम होगी? देखो साइज बढ़ी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन, भाई आउटर मोस्ट सेल में से जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है आइसोलेटेड गैसियस एटम में, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसानी से निकाल पाओगे, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। इस कारण उसकी आयनाइजेशन एनर्जी घट जाती है साइज बढ़ने पर। ओके, अपन बात करते हैं। देखो एस ब्लॉक में एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल आती है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। नीचे जाने पर साइज बढ़ी, साइज बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, यानी सबसे ज्यादा लिथियम की और सबसे कम सीजियम की। वैसे एल्कली अर्थ मेटल की बात करें तो बेरिलियम की ज्यादा और, ठीक है, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम। वैसे जैसे जैसे आप मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम जैसे जैसे नीचे जाते जाते हो वैसे वैसे कम होती जाती है, ठीक है। ये Mg है। ओके, इतनी बात क्लियर। अब एक काम करते हैं अपन, देखो एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, यानी देखो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, NS1 और एल्कली अर्थ मेटल का होता है NS2, ठीक है। लिथियम से ज्यादा बेरिलियम क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की बात कर रहे हैं। पर अगर आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड की बात करें, यानी लगातार 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तब एल्कलाइन मेटल है ना, एल्कली मेटल, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि देखो पहले तो एल्कली मेटल NS1 था, एल्कलाइन अर्थ मेटल NS2 था। तो यहाँ पे फुल कॉन्फिगरेशन है तो एल्कली अर्थ मेटल या लेफ्ट टू राइट वाला देख लो, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। सेकंड, अब इसमें बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड की। तो सेकंड में ये तो हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन तो निकल चुका, ये NS1। अब NS1 निकल चुका तो इसमें P6 हो गया, इसका फाइनल कॉन्फिगरेशन P6 हो गया ना, क्योंकि 1 तो निकल गया और यहां से 1 निकला तो ये NS1 रह गया। अब देखो P6 और ये S1, अब P6 फुल फील्ड कॉन्फिगरेशन है तो एल्कली मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है। देखो क्वेश्चन यहां से आएगा, इस बॉक्स से, बॉक्स याद कर लेना। ये चीजें तो जनरल है पर इसमें देखो यहाँ पे NCERT में नोट करके भी दे रखी है ये चीज। ओके, क्लियर। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पी ब्लॉक। पी ब्लॉक की आयनाइजेशन एनर्जी में देखो 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th ग्रुप और 18th ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, ठीक है। इनमें बिल्कुल जनरल ट्रेंड चलता है। एक्सेप्शन किस में आता है? जो आपका बोरोन फैमिली है और कार्बन फैमिली, ठीक है। बोरोन फैमिली में ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दोनों के कारण आता है, और जो कार्बन फैमिली है यहाँ पे ओनली लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण चेंज आता है। अब क्या चेंज आता है, कैसे आता है? देखो टॉप टू बॉटम जाते हैं यानी साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी जनरली घटती है, ठीक है। पर यहाँ पर देखो बोरोन के बाद में एल्युमिनियम, ठीक है, ये तो घटी। पर एल्युमिनियम से गैलियम पर गई आप, तब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। और आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे क्यों बढ़ी? क्योंकि यहाँ पर देखो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, 3D के 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, इस कारण यहाँ पे क्या हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी गैलियम की ज्यादा हो गई, जिससे एल्युमिनियम से, ठीक है। अब गैलियम की और इंडियम की देखें तो गैलियम की ज्यादा है। फिर इंडियम और थेलियम की देखें तो इंडियम और थेलियम में थेलियम की ज्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दोनों के बारे में डिटेल में बता रखा है मैंने पहले, ठीक है। तो अब ये एक्सपेक्ट मत करना कि अब दोबारा भी हर बार 2-3 बार इनका रिवीजन करवा चुका, अब फिर नहीं बताऊंगा, ठीक है। इनका ऑर्डर कैसे याद रखोगे, ये ऑर्डर कैसे याद रखोगे, सबसे ज्यादा बोरोन की, फिर थेलियम की, फिर गैलियम की, एल्यूमिनियम और फिर इंडियम की, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो कार्बन फैमिली में वही ऊपर से नीचे जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर टिन आ गया, टिन और लेड में देखो लेड की ज्यादा हो जाती है। बस यहाँ पर एक ही चेंज आएगा, टिन और लेड में लेड की ज्यादा हो गई, ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण हो रहा है, लेड की ज्यादा हो गई। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, कार्बन की ज्यादा, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर लेड और उसके बाद में टिन आ गया। ओके, क्लियर बात। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पी ब्लॉक क्लियर होगी आपकी।
डी ब्लॉक की आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। सबसे पहले ग्रुप्स में कर लेते हैं, फिर पीरियड्स में बात कर लेंगे। तो एक चीज़ देखो, जो थर्ड ग्रुप होता है ना, उसमें 3D की ज़्यादा, 4D की उससे कम और 5D की सबसे कम होती है आयनाइजेशन एनर्जी। यानी अपन बात कर ले थर्ड ग्रुप में क्या आता है, स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम। तो स्कैंडियम की सबसे ज़्यादा, फिर इट्रियम की सबसे उससे कम और इट्रियम से कम लेंथेनम की, ये ऑर्डर चलेगा। पर देखो ये थर्ड ग्रुप में यही है। इसके बाद में 4, 5th, 6th और 10th ग्रुप आएंगे ना, उसमें 3D से ज़्यादा 4D की होगी, 4D से ज़्यादा 5D की होगी। क्लियर बात? ये भाई ये बहुत शानदार तरीके की ट्रिक है। 4, 5, 6, 7, 6 और 10th ग्रुप में 3D से ज़्यादा 4D, 4D से ज़्यादा 5D की देख लेना। अब पूरे एलिमेंट्स को आप इस तरीके से याद रख लेना, ठीक है। 7th, 8, 9th, 11 और 12 ग्रुप में 4D की से ज़्यादा 3D की, 3D से ज़्यादा 5D की। यानी देखो एक बात सुनो, अगर थर्ड ग्रुप को छोड़ दिया जाए तो सबसे ज़्यादा देखो आयनाइजेशन एनर्जी 5D की होती है ना, दोनों में 5D की। यानी थर्ड ग्रुप को छोड़ने के बाद सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी 5D की होती है। क्लियर बात? ओके। अब अपन पीरियड्स में बात कर लेते हैं। पीरियड में देखो ये ऑर्डर लिख रखा है मैंने, जरा फेंको कॉपर नी मनते, ठीक है, क्रोमियम, वेनेडियम, स्कैंडियम। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, जरा फेंको नी मनते, क्रोमियम, वेनेडियम, स्कैंडियम, ठीक है। जिंक की सबसे ज्यादा, स्कैंडियम की सबसे कम, ये ऑर्डर याद रह जाएगा। अब देख लो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्रोमियम और मैग्नीज में और कॉपर और जिंक में आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट एंड आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड। फर्स्ट में एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाला निकालेंगे, फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड हो जाएगी, ठीक है। इसमें ऑर्डर पूछा जाता है, क्रोमियम और मैग्नीज में मैग्नीज की आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ज़्यादा होती है, पर आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड की बात करें तो क्रोमियम की ज़्यादा होती है। क्यों? देखो पहले सिंपल आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की बात करें तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d5 4s1 होता है। अब यहाँ से देखो एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यानी 4s1 1 वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और यहाँ पे 3d5 4s2 होता है मैग्नीज की। तो मैग्नीज में देखो 4s2 है, s2 है, तो इसकी ज़्यादा होगी ना, फुलफिल्ड है ये। अब एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो यहाँ पे तो 3d5 हो गया, फिर ये अब 3d5 हो गया, यहाँ पे 4s1 ही रह गया, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं ना Ie2 में, तो क्रोमियम की ज़्यादा हो गई 3d5 की, ठीक है, s1 से। वैसा ही कॉपर में और जिंक में आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट जिंक की ज़्यादा होती है और आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड कॉपर की ज़्यादा होती है। वही कॉन्फ़िगरेशन वाला सिस्टम लगेगा, क्योंकि 3d10 4s1 होता है कॉपर का और 3d10 4s2 होता है जिंक का। 4s1 देखो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन निकालो Ie1 के लिए, तो s1 और s1, ठीक है। यहाँ पे 4s1 है, यहाँ पे 4s2, तो s2 वाले की ज़्यादा हो जाएगी। फिर एक एक इलेक्ट्रॉन Ie2 के लिए निकाल दो तो ये s1 रह जाएगा, ये s0 हो जाएगा, यहाँ पे 3d10 है, d10 की ज़्यादा होगी, कॉपर की ज़्यादा होगी, इसलिए Ie2। ओके, क्लियर बात हुई आपको? एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, पहला एप्लीकेशन इसका मेटेलिक या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, ठीक है। देखो जितनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी ना, उतने ही कम मेटेलिक करेक्टर होंगे, और जितने कम मेटेलिक करेक्टर तो उतनी ही कम उसकी रिएक्टिविटी और उतनी ही कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, ठीक है। यानी आयनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेटेलिक करेक्टर के, ठीक है, क्लियर बात। तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा, मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी घटी तो इसके मेटेलिक करेक्टर है ना वो बढ़ेंगे और नॉन मेटेलिक करेक्टर घटेंगे, ठीक है, क्लियर बात। सेकंड इसका प्रिडिक्शन ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसा क्वेश्चन आता है बहुत बार। जैसे आपको क्वेश्चन दिया होगा Ie1, Ie2, Ie3, Ie4 के बहुत सारी आयनाइजेशन एनर्जी दी होगी। अब आपको देखना है कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी में लार्जेस्ट जंप है। इसमें 6 से 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, 20 से 150, जिसमें सबसे ज्यादा जंप हो उसको वहां पे फाइंड आउट कर लेना। देखो Ie3 में सबसे ज्यादा जंप है, जिसमें ज्यादा जंप होगा Ie3 में 20 से 150, तो Ie3 है ना इसका, तो इसमें Ie3 है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे और नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी वो +3 होगी, ठीक है। तो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट Ie3 यानी 3 में 20 में 150 हो रहा है, तो जंप ज़्यादा है, जिसमें सबसे ज़्यादा जंप वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन वहाँ पे काउंट कर लो, क्योंकि देखो जिसने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ही होंगे, उसको आयनाइजेशन एनर्जी देने के लिए जितनी एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही है भाई, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वही होंगे ना इसके, तो क्या हो गया, ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गए और पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो गई, ठीक है। एग्जांपल से समझिए इसको। दूसरा एस ब्लॉक की स्टेबिलिटी को भी अपन कंपेयर कर सकते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे सर? अगर आयनाइजेशन एनर्जी में चेंज 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उसके बराबर या उससे कम हो, ठीक है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। अगर आयनाइजेशन एनर्जी में चेंज 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा या उसके बराबर हो तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। ओके, दस क्लियर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम गेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स गैसियस एनायन। देखो कोई भी आपके पास आइसोलेटेड गैसियस एटम है, वो कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, तो वो जो एनर्जी रिलीज होगी उसे आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, क्लियर बात। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो न्यूट्रल एलिमेंट्स के लिए एक्सोथर्मिक होगी, एक्सेप्ट किस किस को छोड़ के?
नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम और इनर्ट गैसेस को छोड़कर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी न्यूट्रल एलिमेंट्स के लिए एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब वहां पर हीट रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। अगर आप बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी केटाइन की, तो केटाइन के लिए एक्सोथर्मिक होगी, यानी हीट रिलीज होगी। अरे मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है भाई? जो आइसोलेटेड गैसियस एटम है उसको इलेक्ट्रॉन देना है, उसको इलेक्ट्रॉन खिलाना है भाई, केटाइन है। केटाइन को इलेक्ट्रॉन दोगे तो एनर्जी तो रिलीज होगी ना भाई, वो इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और एनाइन की बात करें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनाइन के लिए एंडोथर्मिक होगी। एंडोथर्मिक में क्या होगा, हीट अपने को देना पड़ेगा, क्योंकि देखो नेगेटिव चार्ज तो पहले से ही है एनाइन पे, और उसको इलेक्ट्रॉन और दे रहे हो भाई, नेगेटिव चार्ज और फिर वापस और नेगेटिव दे रहे हो, तो उसमें रिपल्सन नहीं होगा क्या? एनर्जी तो मांगेगा, तो उसमें एनर्जी देनी पड़ती है। ओके, इतनी बात क्लियर आपको? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं? पहला फैक्टर है साइज का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज की, ठीक है। क्लियर बात? यानी साइज अगर बढ़ेगी, किसी भी एटम की साइज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटेगी। क्यों घटेगी? देखो साइज बढ़ी, साइज बढ़ेगी तो उसको इलेक्ट्रॉन देना आसान हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान हो जाएगा ना उस एटम के लिए। क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन नहीं होगा वहां पर, तो रिपल्सन कम होगा, तो क्या हो गया आपकी, ये साइज बढ़ी तो ये घटी, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब अपन बात करते हैं जेड इफेक्ट की। जेड इफेक्ट होता क्या है, जो न्यूक्लियस है वो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको कितना अट्रैक्शन करता है, उसे ही तो अपन जेड इफेक्ट बोलते हैं। तो अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, आयनाइजेशन जो ये है इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, वो भी तो उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। और जो शिल्डिंग इफेक्ट है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, क्लियर बात। अब अपन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। जिसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा तो उसको तो आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो लेना नहीं चाहेगा, मतलब उसकी ई कम हो जाएगी। क्लियर बात? तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उसकी ई कम हो जाएगी। ओके, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन की बात करें तो कार्बन होता है P2 और नाइट्रोजन होता है P3। तो P3 तो स्टेबल है क्योंकि हाफ फील्ड है ना, हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वही स्टेबल होते हैं। तो P3 क्या है, हाफ फील्ड, तो इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसकी ये कम हो जाएगी, तो कार्बन की ये ज़्यादा नाइट्रोजन से। ये जो एग्जांपल यहाँ बता रहा हूँ ना, यही इंपॉर्टेंट है, यही आ सकते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे सिलिकॉन और फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस P3 होता है, सिलिकॉन होता है P2। अब P3 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड है, इस कारण इसकी ये कम हो जाएगी और P2 की ज़्यादा। क्लियर बात? अब पेनिट्रेशन पावर की बात कर ले। पेनिट्रेशन पावर S की ज़्यादा, फिर उससे कम P की, फिर D की, फिर F की सबसे कम होती है। तो यहाँ पे देखो NS1 और NP1 की बात करें तो NS1 की ज़्यादा होगी ना, S की ज़्यादा होती है। क्लियर? तो लिथियम और बोरोन की बात करें, लिथियम की होता है S1 और बोरोन का होता है P1। तो S की ज़्यादा है कि P की पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर S की ज़्यादा होगी, तो जितनी ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर ये भी उतनी ही ज़्यादा। सोडियम और एल्यूमिनियम की बात करें तो सोडियम का होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वाला 3s1 और एल्यूमिनियम का 3p1, तो S की ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर और उसकी ये भी ज़्यादा होगी, तो सोडियम की ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी एल्यूमिनियम से। क्लियर बात? ये ऑर्डर ऑफ सेकंड एंड थर्ड पीरियड। अब देखो सेकंड पीरियड की बात करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, वहां तक की, नियोन तक की। इसमें ट्रिक क्या याद रखनी है आपको, ये का ऑर्डर कैसे? देखो एक चीज तो इनर्ट गैसेज है ना, उनकी ये तो जीरो होती है, तो सबसे कम तो इनर्ट गैस जैसे आर्गन, नियोन, इनकी रख दो। फिर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाओ, ये सारे फैक्टर्स जो बताए ना, साइज वगैरह, उनको लगाओगे तो आपको सबसे फाइनल ऑर्डर याद रखना है। और ऑर्डर कैसे याद रखोगे आप, जैसे नियोन, नियोन से ज़्यादा बेरिलियम, फिर नाइट्रोजन की उससे ज़्यादा, बोरोन की नाइट्रोजन से ज़्यादा, बोरोन से ज़्यादा लिथियम, लिथियम से ज़्यादा कार्बन, कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज़्यादा फ्लोरीन, ठीक है। ये हो गया ई का ऑर्डर। अब कैसे कैसे याद रखोगे इसको, ट्रिक है इसकी 90-90 लीटर कॉफ, ठीक है, इससे याद रख सकते हो। 90-90 ली कॉफ, 90-90 ली कॉफ, 90 से 90 नियोन बेरिलियम, फिर 90 एन बी, 90-90 ली कॉफ COF, ठीक है। ये तो हो गया सेकंड पीरियड। थर्ड पीरियड की बात करें तो इसको याद कैसे रखोगे, अरे माँ आलू नहीं पास्ता या पासिकल लाओ, ठीक है। अरे माँ आलू नहीं पासिकल, ठीक है। तो अरे AR आर्गन, फिर माँ से मैग्नीशियम ले लो, आलू से एल्युमिनियम, ना नहीं, ठीक है, ना से सोडियम हो गया, पासिकल P फॉस्फोरस, फिर सिलिकॉन SI, फिर S है सल्फर और Cl है इसमें क्लोरीन, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें एक चीज़ ध्यान रख लेना कि सिंपल चीज़ है कि इनर्ट गैस होते हैं ना, उनकी तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर, गेन करेगा तब जो एनर्जी होगी। तो गेन, इनर्ट गैस तो इलेक्ट्रॉन को गेन ही नहीं करना चाहिए, तो उसकी ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ठीक है, ये ऑर्डर सेकंड और थर्ड पीरियड का पता चल गया आपको। जो थर्ड पीरियड है ना, उसकी ये ज़्यादा होती है सेकंड पीरियड से। कैसे, उसका कारण भी बताऊंगा, पहले देख लो। सेकंड पीरियड है बेरिलियम, बोरोन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन वाला, ठीक है।
थर्ड पीरियड में आप ले लो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। जो जनरल क्या होना चाहिए, साइज बढ़ेगी तो ये कम होनी चाहिए, पर यहाँ पे तो एल्यूमिनियम की ये ज़्यादा हो गई, ठीक है, बोरोन से। भाई जनरल क्या बात बोली अपन ने कि साइज बढ़ेगी तो ये घटेगी, तो साइज एल्यूमिनियम की ज़्यादा है तो ये तो कम होनी चाहिए, पर इसकी ये ज़्यादा हो गई, क्यों? इसका कारण बताता हूँ। देखो जो सेकंड पीरियड है, मान लो फ्लोरीन ले लेते हैं सेकंड पीरियड में, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5 है। जो फ्लोरीन है सेकंड पीरियड वाले हैं ऊपर वाले, उनकी साइज क्या है, कम है, और उनकी सरफेस डेंसिटी कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो मोर रिपल्सन फॉर अपकमिंग इलेक्ट्रॉन, तो रिपल्सन ज़्यादा होगा तो न्यू जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसके लिए अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, और अट्रैक्शन ही कम होगा तो ये तो क्या होती है, ये होती है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको गेन करना है अपने को, तो गेन नहीं कर पाओगे क्योंकि लेस अट्रैक्शन होगा, गेन के लिए एनर्जी कम चाहिए हो, एनर्जी कम होगी, ठीक है, तो ये लेस हो जाएगी। ओके, थर्ड पीरियड में देखो क्लोरीन की बात कर ले, 3s2 3p5, इसकी साइज लार्ज है, साइज ज़्यादा है, ठीक है, इसकी सरफेस डेंसिटी कम होगी, सरफेस डेंसिटी कम है तो लेस रिपल्सन फॉर अपकमिंग इलेक्ट्रॉन। अगर रिपल्सन कम है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा न्यू इलेक्ट्रॉन के लिए, अट्रैक्शन अगर न्यू इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है यानी इलेक्ट्रॉन को वो अपनी ओर खींचना चाह रहा है, तो उसकी ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना ही तो है, ये में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, तो ये इसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो थर्ड पीरियड की ये ज़्यादा होती है सेकंड से, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है भाई, इसको याद कर लेना। ये अगर एक्सप्लेनेशन याद नहीं होती कोई बात नहीं है, आपको ये चीज़ याद कर लेना है कि ई ऑफ थर्ड पीरियड इज ग्रेटर देन ई ऑफ सेकंड पीरियड। ओके, क्लियर, थैंक यू। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से संबंधित ऑर्डर और इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम में सीधे आएंगी यहाँ से, ठीक है। मैक्सिमम ई इन पीरियोडिक टेबल वो होती है क्लोरीन की। दो आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर याद रखना है, एक तो ऑक्सीजन फैमिली और दूसरा हेलोजन्स का। ऑक्सीजन का क्या है, सल्फर की सबसे ज़्यादा, सेलेनियम की उससे कम, फिर टेलोरियम की, फिर पोलियम की, और फिर सबसे कम होती है ऑक्सीजन की। ये ऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, तो इन सीपीएस पॉइंट्स में से ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है ये हेलोजन्स वाला। देखो फ्लोरीन की कम होती है क्लोरीन से, ठीक है, फ्लोरीन की ये कम होती है क्लोरीन से, बस इतना चेंज कर देना, क्लोरीन फिर फ्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन, ठीक है, क्लियर बात। ये ऑर्डर याद रह जाएंगे दोनों, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। दूसरा रिलेशन पढ़ते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, और आयनाइजेशन एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। तो कोई एक्स एटम है, आइसोलेटेड गैसियस एटम है एक्स, इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो ये क्या हुआ, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो वो आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे एक्स माइनस गैसियस एटम है, ठीक है, आइसोलेटेड, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक्स माइनस है ना, तो ये एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये होती है आयनाइजेशन एनर्जी। अब अपन क्या बोल सकते हैं भाई, इस एटम के लिए देखो, एक्स एटम के लिए जो ई है, एक्स एटम के लिए जो ई है वही एक्स माइनस एटम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी है, यानी ई ऑफ एक्स बराबर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स माइनस, क्लियर बात, ठीक है। इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव, जनरली मेरी बात सुनो, देखो कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, जो ई और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, इसमें आप जनरली इक्वेशन पूछा जाए ना तो आप साइन चेंज कर लेना, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, बस इतनी सी चीज़ कर लेना, इसमें डिफरेंस बहुत होता है, पर वो अभी आपको क्रैश कोर्स में नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्लियर बात। इसके लिए सेपरेट वीडियो बता दूंगा, अभी तो इसको चलने दो, ठीक है, बना दूंगा सेपरेट वीडियो। दूसरा एक जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, ठीक है, और इनका ऑर्डर भी जनरल पूछा था कि इसमें नियोन और जिनोन रेडोन का पूछा था शायद, तो नियोन की सबसे ज़्यादा, फिर ऑर्गन और क्रिप्टॉन की बराबर होती है, फिर एक्सी, फिर आरएन, फिर हीलियम, ठीक है, तो ऐसे ऑर्डर ध्यान रखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स इटसेल्फ। इसमें होता क्या है भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की एक टेंडेंसी है, पहली बात। जैसे ए और बी के बीच में बॉन्ड है, ठीक है, देखो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, इस बॉन्ड में ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है ना, इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन ए के और बी के, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ए अपनी ओर खींच लेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा तो अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा और दूसरे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, यानी ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तभी ये क्या कर पा रहा है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच पा रहा है और अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी बॉन्ड को अपने आप को पोलर बना दे रहा है ये, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो ये पोलर हो गया ना भाई, एक पे पार्शियल नेगेटिव और एक पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। पहला है साइज का, साइज जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होगी, यानी साइज के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरी बात जेड इफेक्ट, जितना ज़्यादा जेड इफेक्ट होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और शिल्डिंग इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके क्लियर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऑक्सीडेशन स्टेट से, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा, कुछ क्वेश्चंस में नीट में भी पूछे गए हैं, जैसे PCl3 और PCl5 है, यहाँ पे PCl3 में
फास्फोरस की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और PCl5 में +5 है। तो देखो किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा, यहाँ PCl5 की में पी की ज़्यादा है ना फास्फोरस की, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी, यानी सिंपल सी बात, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। नेक्स्ट करेक्टर देखते हैं अपन एस करेक्टर के बारे में। एस करेक्टर जितने ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा। एस करेक्टर किस में ज़्यादा होते हैं, देखो जैसे हाइब्रिडाइजेशन देख लें, sp sp2 sp3। एस करेक्टर sp में कितने हैं, देखो दो ही है ना, s और p, तो यानी 50-50% है दोनों, तो एस करेक्टर 50% है। sp2 में 3 है, 1/3 होंगे, तो यानी 33% होंगे। sp3 में 4 है, तो एक 4 में से एक पार्ट है, तो 25% हो गए। तो देखो sp sp2 sp3, एस करेक्टर sp में 50% है, sp2 में 33.3%, sp3 में 25%। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा, जितने ज़्यादा एस करेक्टर, यानी sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, sp2 की कम, sp3 की उससे कम, ठीक है। ये चीज़ क्लियर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रखी है 3.25, 2.75, 2.50, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। क्लियर बात है इतनी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। देखो पहला इसका एप्लीकेशन है नॉन मेटेलिक करेक्टर या मेटेलिक करेक्टर। देखो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर समझ में। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतने ज़्यादा नॉन मेटेलिक करेक्टर। बात समझ में आई क्या कुछ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ेंगे, यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर EN बढ़ रही है तो नॉन मेटेलिक करेक्टर भी बढ़ेंगे। टॉप टू बॉटम पे EN घटेगी तो नॉन मेटेलिक करेक्टर भी घटेंगे, नॉन मेटेलिक करेक्टर घटेंगे तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ेंगे। क्लियर बात इतनी। सेकेंड है अपन एसिड बेस या एम्फोटेरिक नेचर ऑफ ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की बात करें, तो EN बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर बढ़ेगी ऑक्साइड्स की और हाइड्रोक्साइड्स की। क्लियर। तो टॉप अपन ने पहले लेफ्ट टू राइट देखा, लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो EN बढ़ी, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो EN बढ़ेगी, EN बढ़ेगी तो एसिडिक करेक्टर बढ़ेंगे, ठीक है, और बेसिक करेक्टर घटेंगे। बेसिक भी सही देख लो ना, एसिडिक बढ़े तो बेसिक करेक्टर घटे, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाते हो तो EN घटेगी, और EN घटेगी तो एसिडिक करेक्टर घटेंगे, एसिडिक करेक्टर घटेंगे तो बेसिक करेक्टर क्या होंगे, बढ़ेंगे। क्लियर बात इतनी, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखें, एक अपने को इसमें आयनिक करेक्टर, परसेंटेज आयनिक करेक्टर के बारे में भी दिया हुआ होता है। देखो अगर EN में डिफरेंस ज़्यादा है, यानी डिफरेंस इन EN इंक्रीज होता है, तो बॉन्ड की पोलरिटी बढ़ेगी। बॉन्ड की पोलरिटी EN से कैसे अफेक्ट करती है वो पहले बता चुका ना मैं, ठीक है। यानी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है वो चीज़ें। तो डेल्टा EN बढ़ी तो बॉन्ड पोलरिटी बढ़ी, और बॉन्ड की पोलरिटी बढ़ी तो उसमें परसेंटेज आयनिक करेक्टर भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो बॉन्ड पोलरिटी बढ़ेगी तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर बढ़ेंगे, और बॉन्ड पोलरिटी कब बढ़ती है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने का एक फॉर्मूला भी है, 16 इंटू डेल्टा EN प्लस 3.5 इंटू डेल्टा EN का होल स्क्वायर। क्लियर बात। अगर आपको इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पूछे किसी हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल में, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, वो है DAB। A और B मॉलिक्यूल है, ठीक है। DAB क्या होगी, डिस्टेंस होगी ना हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स A और B के बीच में। अपने को क्या करना है, रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B माइनस 0.09 इंटू डेल्टा EN, ठीक है। D यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है, जो भी अपन को इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वो निकालनी है वो है, और R है रेडियस। क्लियर बात। तो इस फॉर्मूले से आप ये कर पाओगे। तो एप्लीकेशन देख लीजिए, ट्यूशन कहाँ से आएगा, ट्यूशन फर्स्ट और सेकंड एप्लीकेशन से ज़्यादा आता है, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से, उनके बारे में भी मैं बता दूंगा। पोलिंग और मुलिकन स्केल इसके बाद में देखते हैं अपन। NCERT में दे रखा है तो एक बार देख लेते हैं। पोलिंग स्केल है ना, जो बॉन्ड एनर्जी के कैलकुलेशन पे बेस्ड है, ठीक है। पोलिंग स्केल में आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हो आप, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस किस एलिमेंट्स की याद रखनी है, जैसे हाइड्रोजन, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आप याद रख लो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की, कार्बन की 2.5, इसमें 0.5 बढ़ाओगे तो नाइट्रोजन की 3 होगी, 3 में 0.5 बढ़ाओगे ऑक्सीजन की होगी, और 3.5 में 0.5 बढ़ाओगे 4 होगी फ्लोरीन की। ये याद रह जाएगी। क्लोरीन की याद रह जाएगी, 4 में से 1 घटाओगे क्लोरीन क्या गई, अब क्लोरीन, ठीक है। अब क्लोरीन में से 0.5 घटाओ 2.5 सल्फर की, फिर इसमें से 0.5 यानी 0.4 घटाओगे तो 2.1 फॉस्फोरस की। यानी ऐसे जाओगे ना, इधर इधर जा रहे हो 0.5 बढ़ाते जा रहे हो, और इधर आ रहे हो 0.5 घटाते जा रहे हो। क्लियर बात। ऊपर से नीचे आओगे, एक का चेंज करना है इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन में। क्लियर बात। पोलिंग का चीज़ हो गया। अब मुलिगन की बात कर लें, तो मुलिगन का जो स्केल है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों पे बेस्ड है। कैसे निकालते हैं EN, इसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस EA/2 करके निकालते हैं, दोनों का एवरेज लेते हैं, ठीक है। और जो पोलिंग है और मुलिगन है, दोनों में क्या रिलेशन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पोलिंग स्केल ये वाली बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मुलिगन बटा 2.8, यानी इसमें 2.8 का भाग दे दोगे पोलिंग वाली मुलिगन वाली में, तो पोलिंग स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी, ठीक है। क्लियर बात। एक चीज़ ये तो बता चुका ना मैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो EN बढ़ती है जनरली, और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो EN घटती है। यहाँ पे भी देख लो भाई, 4, 3 है, फिर 2.8 होगी, तो यानी घट रही है टॉप टू बॉटम। और लेफ्ट टू राइट जाओ, देखो 2.1 से 1.5, ये तो एक्सेप्शन हो गया ना, 1.5 फिर 2,
2 से 2.5, 2.5 से 3, 3 से 3.5, 3.5 से 4 जनरली बढ़ रही है, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। पहली ट्रिक है आज सब कार वरना तेरी, आज सब कार वरना तेरी, ठीक है, वरना कार होती है ना, वो सब तेरी आज, कोई चिंता नहीं है। दूसरी ट्रिक है जरा सुनो बे पंजाबी आले गाने की सीडी दो, जरा सुनो बे पंजाबी आले गाने की सीडी, ठीक है। तो आज से आर्सेनिक 3+, फिर Sb3+, सबसे, कार से क्रोमियम 3+, वरना से V+, वेनेडियम +5, और तेरी से Te+4, ये हो गया। अब देखो ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे याद रखोगे, देखो आज में 3 शब्द हैं तो +3 लगा देना, सब में 3 है तो +3 लगा देना, कार में 3 है तो +3 लगा देना, वरना में 5 है तो +5, तेरी में 4 है तो +4। ये भाई सेल्फ मेड ट्रिक है, मेरे द्वारा सीपी शर्मा के द्वारा बनाई हुई ट्रिक है, कॉपीराइट है इसका तो अपने पास। जरा सुनो बे पंजाबी आले गाने की सीडी, जरा जिंक सुनो बे पंजाबी आले गाने की सीडी, ठीक है। ये हो गई सारी आपकी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। न्यूट्रल ऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड, NO हो गया, N2O हो गया, H2O, यही है बस आपकी NCERT में जो आपका सिलेबस है, उसमें ये 4 ही न्यूट्रल ऑक्साइड है, इनके अलावा कोई सा भी न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं मिलेगा आपको। ओके क्लियर, तो ये न्यूट्रल ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपको ट्रिक भी पता चल गया, और ये हो गया क्लियर। थैंक यू।